नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का। ये 12th क्लास का चैप्टर है दोस्तों, और चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, अर्थात गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन और एक उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, अर्थात रिफ्रैक्शन एट कनकेव सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। दोस्तों अपवर्तन की घटना और अपवर्तन के इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको दो प्रकाश किरणों की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं दोस्तों, अर्थात इमेज प्राप्त करते हैं। अब ये इमेज या तो अपवर्तित किरण को आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आपको टॉपिक के साथ साथ जिक्र करते चलेंगे। तब तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोलीय पृष्ठ क्या होता है। दोस्तों यदि कोई पारदर्शी गोलीय पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है तो उस गोले को ही गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए दोस्तों कि गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का या गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे दोस्तों। साथ ही यह गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का या जिस गोले का भाग है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को ही गोलीय पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दोस्तों इसमें मुख्य बात है हमारा ध्रुव का मिलना। मैं आपको बता दूं कि गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा जिससे हम मापन प्रारंभ करेंगे, उस मध्य बिंदु को कहते हैं गोलीय पृष्ठ का ध्रुव, अर्थात पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं इसके मुख्य अक्ष पर। तो एक काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों जो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र और गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को मिलाने वाली होती है, अर्थात गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उस रेखा को ही कहा जाता है मुख्य अक्ष, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। दोस्तों इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आइए हम एक चित्र बनाते हैं बोर्ड पर। माना दोस्तों ये एक गोलीय पारदर्शी माध्यम है जिसका पृष्ठ है ए बी, मतलब इधर से भी ये पृष्ठ है और इधर से भी दोस्तों पृष्ठ है। हमने इसको पूरा लाइन खींच दिया, इधर डॉट डॉट रखा है दोस्तों, बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, मान लेते हैं ये दो केंद्र है, ये केंद्र है सी, तो इस केंद्र को हम लोग कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक बिंदु है जिसको हम लोग P से दिखा रहे हैं, पोल, पोल मीन्स ध्रुव, तो ये पृष्ठ हो जाएगा APB। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। ये त्रिज्या इस पारदर्शी गोले की त्रिज्या भी है, इसलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। दोस्तों मुख्य अक्ष में बात कर रहा था कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है दोस्तों। ये आगे भी निकल सकती है और ये पीछे तक भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इस काल्पनिक रेखा को ही कहा जाता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चिन्ह के परिपाटी नियम। चिन्ह के परिपाटी नियम की जरूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब हम प्रतिबिंब, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी रखेंगे तो उसकी वैल्यू रखते समय हमें चिन्हों पर विशेष ध्यान देने पड़ती है। तो दोस्तों आइए हम आपको 4 नियम चिन्हों से संबंधित बता देते हैं कि
पहला नियम क्या होता है कि प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है दोस्तों, अर्थात जब भी प्रकाश किरण जाएगी लेफ्ट टू राइट जाएगी। दूसरा नियम है दोस्तों कि समतल या समस्त दूरियां पृष्ठ के ध्रुव से मापी जाती है। अगर ये मान लीजिए एपीबी का पृष्ठ ध्रुव P है तो P से दूरी मापी जाएगी दोस्तों। ये P से दूरी इधर भी आएगी और P से दूरी उधर भी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण हमने बताया कि इधर से ऐसे आएगी तो इस दिशा में जो भी दूरी मापी जाएंगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जो भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक होंगी, और अगर हम राइट टू लेफ्ट दूरी लेते हैं तो वो दूरियां हमारे लिए ऋणात्मक हो जाएंगी दोस्तों। उसी प्रकार ध्रुव से ऊपर जाने पर पूरा वैल्यू या दूरी या लंबाई जो होगी धनात्मक होगी, और ध्रुव से नीचे आने पर पूरी वैल्यू ऋणात्मक होगी दोस्तों। ये सामान्य भाषा में समझने वाली चीज है दोस्तों। इसको हम लोग एक और रूपों में बता सकते हैं। एक मान लेते हैं दोस्तों कि क्वाड्रोपोल है हमारे पास, चतुर्थांश का ये ओरिजिन पॉइंट होता है दोस्तों। तो जब हम ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो वैल्यू निगेटिव लेते हैं। उसी प्रकार जब हम अपर साइड चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और जब हम लोअर साइड या डाउन साइड चलते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है दोस्तों। तो ये पूरी जो नियमावली है वो अपवर्तन के नियम में, और लेंस, अगर हम इसके आगे लेंस पढ़ेंगे तो लेंस के नियम में भी यह नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। माना दोस्तों कि ए पी बी एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है। पृष्ठ के एक साइड म्यू डेंसर मीडियम है और एक साइड रेयर मीडियम एयर है, हवा है दोस्तों। अब इसके मुख्य अक्ष पर, आई मीन मेन प्रिंसिपल एक्सिस पर, कोई बिंदु साइज का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वस्तु है, जिससे होकर दो प्रकाश किरण गुजरेगी। हमने प्रारंभ में बताया था कि हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज प्राप्त करने के लिए दोस्तों। उसमें से एक प्रकाश किरण जो है वो सदैव प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरती है या वक्रता केंद्र से होकर भी गुजरती है, और दूसरा है दोस्तों प्रकाश किरण जो है वो वस्तु से होकर गुजरती है। तो हम सबसे पहले एक प्रकाश किरण को ले लेते हैं दोस्तों, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस या पोल से होकर जा रही है और वो आगे तक निकल जाती है बिना विचलित हुए, उसका कोई डेविएशन नहीं होता, वो सिंपली चली जाती है दोस्तों। लेकिन जो दूसरी प्रकाश किरण है वो वस्तु से होकर अर्थात ऑब्जेक्ट O से होकर गुजरेगी और इस पारदर्शी मीडियम के पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होगी। हमने प्रकाश किरण OM खींचा दोस्तों। ये प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब LC की ओर झुककर अपवर्तित हो जाता है। इन दोनों किरणों को देखिए, हमने L और C को खींच दिया है। ये एक अभिलंब के रूप में कार्य करेगा दोस्तों, अर्थात यहाँ पर बना कोण आपतन कोण हो जाएगा और यहाँ पर बना कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपतन कोण I हो गया और ये अपवर्तन कोण R हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो अपवर्तित किरण MN दिख रही है उस किरण को जब हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो वो पीछे तक बढ़ाने पर किरण मुख्य अक्ष को अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमने पीछे लाइन खींच दिया दोस्तों। MI जहां पर मुख्य अक्ष को काट रहा है यहाँ पे एक कोण बनेगा,
मान लेते हैं कोण कि ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण थीटा है दोस्तों। तो M से एक लंबवत लाइन हम लोग खींचते हैं जो P के अत्यंत नजदीक होता है, अर्थात इन दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो बहुत कम, नगण्य के बराबर होती है, जिसको हम लास्ट में बराबर मान लेते हैं। I पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा दोस्तों वो एक आभासी प्रतिबिंब होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कोण R है और यहाँ पर कोण बन रहा है पीछे बढ़ाने पर अभिलंब और ये अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, तो इसका भी वैल्यू R होगा, जो हम अभी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं दोस्तों कंफ्यूजन के चलते, जरूरत पड़ने पर हम आपको बताएंगे। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वही चीज लिख दीजिएगा। हम डायरेक्ट इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू फिगर, आपतन कोण OMC बराबर I, अपवर्तन कोण LMN बराबर R। दोस्तों LMN बराबर IMC है, इसलिए हमने लिख लिया है कोण LMN बराबर कोण IMC बराबर R, अपवर्तन कोण। दोस्तों हमने 3 कोण माना है, कोण MOC अल्फा, कोण MIC बीटा और कोण MCP थीटा। हमने तीनों को उतार दिया है दोस्तों। अब हम मानते हैं और चलते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। दोस्तों चूंकि I और R का जो वैल्यू है वो बहुत कम होता है और कम होने के कारण हम मान सकते हैं कि साइन I बराबर I और साइन R बराबर ओनली R। तब ये हो जाएगा दोस्तों म्यू इक्वल टू I अपॉन R। यहां से I की वैल्यू अगर हम निकालें तो I इक्वल टू, या इसको दे देते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1 और अल्फा बीटा और थीटा में चलते हैं त्रिभुज के अनुसार। दोस्तों हमने समीकरण 1 दे दिया I बराबर म्यू R। अब समीकरण OMC में ले रहे हैं दोस्तों, OMC। देखिए दोस्तों थीटा जो है वो बाह्य कोण है, एक त्रिभुज बना हुआ है, मैं आपको बना देता हूं। एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे गई है और इस पर एक रेखा ऐसे आई है। यहाँ पर है दोस्तों थीटा, यहाँ पर है I और यहाँ पर है अल्फा। हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण का जो मान होता है अंदर के दो सम्मुख कोणों के मान के बराबर होता है, अर्थात इतना में जब हम लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I, या I की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, या I इक्वल टू तो निकलेगा थीटा माइनस अल्फा। ये एक इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे दोस्तों IMC में। इसी प्रकार इसका बाह्य कोण थीटा है, आंतरिक कोण बीटा और R है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थीटा इक्वल टू बीटा प्लस R, या R बराबर थीटा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 से I और R का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, अर्थात सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू I एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट, देन तब हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, देन आई हैव वैल्यू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 4। वैल्यू ये पूरे एंगल है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर सारे एंगल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि कोण इक्वल टू चाप बट्टा त्रिज्या, अर्थात एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस के अकॉर्डिंग इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, थीटा अल्फा और बीटा की वैल्यू। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर ए और पी जो है सबके लिए एक चाप हो जाएगा, एक आर्क होगा, लेकिन इनकी रेडियस चेंज होते जाएगी। अगर हम ट्रायंगल एम सी पी लेंगे तो रेडियस सी पी होगी, एम आई पी लेंगे तो आई पी रेडियस हो जाएगी, एम ओ पी लेंगे तो रेडियस ओ पी हो जाएगी। लेकिन जो आर्क है, जो चाप है, वो हर कंडीशन में
PM ही रहेगा दोस्तों। आइए इनका मान हम नोट कर लेते हैं। मान रख दिए दोस्तों, अल्फा बराबर हो गया PM/PO, बीटा बराबर PM/PI व थीटा बराबर PM/PC। समीकरण 4 जो हमको प्राप्त हुआ है दोस्तों, उसमें हम वैल्यू रख देंगे तो बताएंगे कि समीकरण 4 से थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों PM/PC माइनस अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखने पर हो जाएगी दोस्तों PM/PO इक्वल टू म्यू इंटू PM/PC थीटा की वैल्यू माइनस PM/PI बीटा की वैल्यू। अब दोस्तों क्या करेंगे कि दोनों पक्षों से PM को कॉमन लेकर काट देंगे। स्पेस नहीं बन रहा था तो मैंने बीच के पार्ट को रफ कर दिया दोस्तों और आगे सॉल्व कर रहे हैं। हमने PM को कहा कॉमन निकाल कर काट देते हैं, तो जो हमारे पास बच रहा है दोस्तों उसमें PC, PO और PI। PC जो है दोस्तों वक्रता त्रिज्या है, PI जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और PO जो है वो वस्तु की दूरी है अर्थात डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेंगे दोस्तों सपोज कि वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। दोस्तों PO, PI और PC की वैल्यू को समीकरण 5 में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, देन आई हैव 1/-R माइनस 1/-U इक्वल टू U इंटू 1/-R माइनस 1/-V। दोस्तों वैल्यू में माइनस माइनस क्यों लिए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जितने भी डिस्टेंस हैं वो पोल से लेकर लेफ्ट साइड जा रही है, अर्थात प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये सारी वैल्यू ऋणात्मक ली गई है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको हल करेंगे और हल करने पर दोस्तों बिना एलसीएम लिए हल करते हैं इसको। -1/R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/U इक्वल टू म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू/R माइनस माइनस प्लस म्यू/V। R को एक तरफ ले लेते हैं दोस्तों, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा म्यू/R, ये -1/R इक्वल टू म्यू/V प्लस है, ये 1/U दोस्तों इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/U। हम चाहें दोस्तों तो इसे भी आंसर दे सकते हैं और चाहें तो हम इसको सुधार भी सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों R/ नॉमिनेटर सेम उतर जाएगा इक्वल टू म्यू/V माइनस 1/U। ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ये फाइनल रिजल्ट होगा, अर्थात अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए ये सूत्र होगा μ-1/R इक्वल टू म्यू/V माइनस 1/U। काफी लंबा हो गया दोस्तों ये टॉपिक। इसके जस्ट दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक में उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। धन्यवाद दोस्तों।